कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि एक ऐसी स्थिति है जहां वित्तीय वर्ष का पहला ही दिन शुरू हो और किसी कंपनी के पास पहले से ही इतने ऑर्डर्स मौजूद हों जितने उसने अपने पिछले पूरे साल में कमाकर भी नहीं बनाए। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये किसी कल्पना लोक की बात नहीं है। ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, मतलब जिसे हम HCS कहते हैं, उस दुनिया का एकदम वास्तविक आंकड़ा है। जी, और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी आंकड़े के पीछे की कहानी को समझना है। हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2026 और विशेष रूप से उनकी चौथी तिमाही के प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास इसके लिए बहुत ठोस स्रोत है। Q4 FY26 की अर्निंग्स कॉल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट और Q3 की प्रेस रिलीज हमारे सामने है। इस चर्चा का मिशन बस यही समझना है कि कैसे एक कंपनी अपना रेवेन्यू लगभग दोगुना कर रही है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, AI इंफ्रास्ट्रक्चर के इस बूम का जो फायदा वो उठा रहे हैं, वो उन्हें भारत के सॉवरेन AI विजन की धुरी बना रहा है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ हम सिर्फ सतह पर दिखने वाले भारी भरकम आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे जो टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग और रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। मैं इन नंबरों को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये बता सकूं कि ये सब बातें व्यापक बाजार और मेक इन इंडिया के संदर्भ में असल में क्या मायने रखती हैं। देखिए, इस पूरे परिदृश्य में सबसे अहम बात यह है कि हार्डवेयर और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है जहां एक बार कोड लिखा और बस बेचते गए। बिल्कुल नहीं। इसमें सप्लाई चेन है, इन्वेंट्री है, भारी वर्किंग कैपिटल फंसती है और बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग शामिल होती है। तो जब कोई कंपनी इस सेक्टर में 90% की छलांग लगाती है तो उसके पीछे के ऑपरेशंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर चलिए सीधे पूरे साल के उन आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने ये पूरी चर्चा शुरू की है। FY26 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 21,836 मिलियन रुपए रहा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना? ये पिछले साल यानी ईयर ऑन ईयर के मुकाबले 90% की भारी भरकम वृद्धि है। और अगर हम केवल चौथी तिमाही यानी Q4 को देखें तो रेवेन्यू 7,737 मिलियन रहा। मतलब लगभग 86% की ग्रोथ सिर्फ एक तिमाही में। हाँ, और मुनाफे की बात करें यानी पैट की, तो Q4 में ये 706 मिलियन रुपए रहा। ये 65% से ज्यादा की वृद्धि दर्शाता है और इसका मार्जिन 9% रहा। पूरे साल का जो पैट है वो 2,058 मिलियन दर्ज किया गया है। 80% से ज्यादा की ग्रोथ और 9.3% का मार्जिन। सच में ये नंबर अपने आप में बहुत विशाल हैं। इस टाइप के और ब्रेकडाउन चाहिए हो तो लाइक कर देना, मुझे सिग्नल मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इतनी तेज रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन को कैसे संभाला। अच्छा, तो इसमें क्या खास बात है? देखिए, इन नंबरों के साथ जो एक और आंकड़ा उभर कर आता है वो है Q4 का एडजस्टेड ऑपरेटिंग एबिटा। ये 1,018 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 72% ज्यादा है। लेकिन यहाँ इस एडजस्टेड शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एडजस्टेड मतलब इसमें कुछ अकाउंटिंग का खेल है? खेल नहीं, बल्कि सही तस्वीर दिखाने का तरीका है। इस एडजस्टेड आंकड़े में करीब 52.4 मिलियन रुपए का मार्क टू मार्केट या MTM फॉरेक्स नुकसान और उससे जुड़े हेजिंग गेन का प्रभाव शामिल है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। जब कोई कंपनी बड़े पैमाने पर ग्लोबल बाजार से पुर्जे या कच्चा माल खरीदती है तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसका सीधा असर कंपनी की लागत पर पड़ता है। इससे बचने के लिए कंपनियां हेजिंग करती हैं। और यहीं पर अकाउंटिंग के नियम पूरी तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर देते हैं, है ना? मैंने पढ़ा था कि नियमों के अनुसार फॉरेक्स के उतार चढ़ाव से जो नुकसान होता है उसे ऑपरेटिंग खर्च में दिखाया जाता है। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने जो हेजिंग की थी और उससे जो फायदा हुआ वो तो अन्य आय या अदर इनकम में चला जाता है। ओह, तो इसका नतीजा ये होता है कि कागजों पर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कम दिखने लगता है, जबकि असलियत में उन्होंने उस नुकसान की भरपाई पहले ही कर ली है। बिल्कुल।
इसीलिए मैनेजमेंट ने इस हेजिंग गेन को वापस एबिडा में जोड़कर दिखाया है ताकि कोर ऑपरेशंस का असली प्रदर्शन हम देख सकें। वाओ, ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब रेवेन्यू 90% बढ़ा है तो ग्रॉस मार्जिन में उसी अनुपात में उछाल क्यों नहीं दिखा? मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा तो मिलना चाहिए था ना? ये बहुत ही बढ़िया और तार्किक सवाल है। अर्निंग्स कॉल के दौरान एनालिस्ट के भी बिल्कुल यही मुद्दा उठाया था। आमतौर पर जब रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ता है तो फिक्स्ड खर्च बड़े बेस पर बढ़ जाते हैं और मार्जिन में एक बड़ा उछाल आना चाहिए। हाँ, तो फिर नेटवेब के मार्जिन 13 से 14% के दायरे में ही क्यों अटके रहे? ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? लगता है, लेकिन इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं जो मैनेजमेंट ने स्पष्ट किए। पहला कारण यह है कि कुछ बहुत बड़े और स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स का जो एग्जीक्यूशन था वो अगली तिमाही में शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो मतलब जिन ऑर्डर्स में मार्जिन ज्यादा बेहतर था वो इस तिमाही के आंकड़ों में दर्ज ही नहीं हो पाए। बिल्कुल। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि 90% की हाइपर ग्रोथ को संभालने के लिए कंपनी को अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से निवेश करना पड़ता है। निवेश जैसे मशीनरी में, सप्लाई चेन को मजबूत करने में, नई इन्वेंट्री पहले से खरीद कर रखने में और सबसे अहम हाई एंड इंजीनियरिंग टैलेंट को हायर करने में। ऑपरेटिंग लीवरेज से जो भी फायदा मिला वो पूरी तरह से इन अतिरिक्त लागतों को सोखने में चला गया। समझ गई। तो इस तरह के हाइपर ग्रोथ फेज में मार्जिन को गिरने से रोकना और उसे स्थिर बनाए रखना ही अपने आप में एक रणनीतिक सफलता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, अब अगर इस 90% रेवेन्यू ग्रोथ के इंजनों को अलग अलग करके देखा जाए तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो कमेंट में बताओ। आपका सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना। एक सेगमेंट ऐसा है जो बाकी सब पर भारी पड़ रहा है और वो है एआई सिस्टम्स। एआई का तो आजकल हर जगह बोलबाला है। बिल्कुल। इस सेगमेंट में 459.6% की अकल्पनीय ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। मतलब पहले एआई सेगमेंट कंपनी के कुल रेवेन्यू का मात्र 15% हुआ करता था, जो अब FY26 में बढ़कर 43.4% हो गया है। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ी छलांग है। और रुकिए, Q3 की प्रेस रिलीज के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। वहां एक सिंगल बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑर्डर था, करीब 4500 मिलियन रुपए का। उसकी वजह से Q3 में एआई का योगदान 64% तक पहुंच गया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक दुकान में कोई नया प्रोडक्ट अचानक से उनकी सबसे पुरानी और भरोसेमंद चीजों से भी कई गुना ज्यादा बिकने लगे और पूरी दुकान की पहचान ही बदल दे। बहुत सही एनालॉजी दी है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस भारी बदलाव को समझने के लिए प्राइवेट क्लाउड और एआई सिस्टम्स के बीच के तकनीकी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर ये पूरी तरह अलग हैं। एनालिस्ट Q&A से अगर हम जानकारी लें तो प्राइवेट क्लाउड एक भारी भरकम कार्गो ट्रक की तरह है। ये रोजमर्रा के एंटरप्राइज ऑपरेशंस और डेटा स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। इसमें कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज एक साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, और एआई सिस्टम्स? एआई सिस्टम्स फॉर्मूला 1 इंजन की तरह हैं। एआई को ट्रेन करने और उससे नतीजे निकालने के लिए जिस तरह की प्रोसेसिंग चाहिए वो कार्गो ट्रक नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या अलग होता है? इसके लिए बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले जीपीयू की जरूरत होती है जो एक साथ मिलकर समानांतर प्रोसेसिंग कर सकें। इसी वजह से इनकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स और मदरबोर्ड डिजाइन प्राइवेट क्लाउड से बिल्कुल अलग होते हैं। ये अंतर स्पष्ट करता है कि क्यों एआई सिस्टम्स रातों रात कंपनी की पहचान बन गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सेगमेंट्स ठप पड़ गए हैं ना? बिल्कुल नहीं। HPC यानी सुपर कंप्यूटिंग सेगमेंट अभी भी लगभग 31% की बहुत मजबूत दर से बढ़ रहा है। हाँ, किसी भी सामान्य स्थिति में 31% की ग्रोथ सुर्खियां बटोरती, लेकिन भाई 459% की एआई ग्रोथ के सामने तो ये स्वाभाविक रूप से पीछे ही छूट जाएगी। सही कहा। चलिए अब थोड़ा बैलेंस शीट की गहराइयों की ओर बढ़ते हैं। जब भी हार्डवेयर स्पेस में ऐसी विस्फोटक वृद्धि होती है तो पहली बात ये दिमाग में आती है कि कंपनी ने इस ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए बाजार से भारी कर्ज उठाया होगा। अक्सर ऐसा ही होता है।
लेकिन नेटवेब के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 833 मिलियन रुपए का शुद्ध नकद या नेट कैश मौजूद था। ये एक जीरो नेट डेप्ट कंपनी है। अरे वाह! और सिर्फ इतना ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.9% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5% जैसे शानदार स्तर पर है। ये तो वित्तीय अनुशासन का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। वर्किंग कैपिटल की स्थिति भी इसी अनुशासन की गवाही देती है। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल सिर्फ 84 दिनों का है, जो उनके 90 से 110 दिनों के टारगेट से काफी बेहतर है। मतलब पैसा जल्दी वापस आ रहा है। बिल्कुल। जो पैसा ग्राहकों से वसूलना है, जिसे हम रिसीवेबल डेज कहते हैं, वो भी 114 दिन से सुधरकर 86 दिन हो गए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कंपनी सिर्फ माल बेच नहीं रही है, बल्कि तेजी से अपना पैसा भी वापस ला रही है। लेकिन इसी वर्किंग कैपिटल के आंकड़ों में मैंने एक और चीज देखी, इन्वेंट्री डेज। ये समय बढ़कर 86 दिन हो गया है। मतलब कच्चा माल गोदामों में ज्यादा दिन तक रखा जा रहा है। हाँ, और इसके पीछे का कारण सीधा ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा है। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही है जैसे मॉनसून आने से पहले ही छाते खरीद कर स्टॉक कर लेना। पूरी दुनिया में इस वक्त एआई चिप्स और हाई एंड जीपीयू की भारी कमी चल रही है। अगर आपको भविष्य के ऑर्डर्स पूरे करने हैं तो महीनों पहले ही चिप्स खरीद कर रखने होंगे, है ना? एकदम सही। ये इन्वेंट्री का बढ़ना कोई कमी नहीं, बल्कि सप्लाई चेन के जोखिमों को कम करने की एक स्मार्ट रणनीति है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिसने एनालिस्ट का ध्यान भी खींचा था। कौन सा सवाल? अगर कंपनी के पास 833 मिलियन का नकद पड़ा है, तो फिर बैलेंस शीट में 270 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म उधारी में अचानक वृद्धि क्यों दिखाई दे रही है? कंपनी अपने ही कैश का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? हाँ, ये तो सच में ऊपर से देखने पर एक वित्तीय विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब पूरी तरह से बैंकिंग नियमों में छिपा है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि ये उधारी केवल स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स की अचानक आई वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए ली गई थी। अच्छा, तो मतलब पैसे की कमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। सबसे अहम बात यह है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के WCDL दिशा निर्देशों या नियमों का पालन करने के लिए अल्पकालिक रूप से ली गई थी। ये WCDL क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। देखिए, जब कोई कंपनी बैंकों से कोई विशेष क्रेडिट लाइन लेती है, तो उसके साथ कुछ शर्तें या कोवेनेंट्स जुड़े होते हैं। नियमों के तहत एक बार जब आप उस क्रेडिट लाइन को उपयोग करते हैं, तो आपको एक निश्चित समय के लिए उस उधारी को बनाए रखना होता है। मतलब कंपनी चाहकर भी तुरंत अपने नकद भंडार से उस लोन को खत्म नहीं कर सकती? जी हाँ, क्योंकि ऐसा करना बैंकिंग नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए ये जो 270 करोड़ की उधारी है, वो किसी नकदी संकट का संकेत नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से अल्पकालिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ये तकनीकी बारीकी दिखाती है कि सिर्फ बैलेंस शीट के आंकड़े देखकर निष्कर्ष निकालना कितना भ्रामक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब थोड़ा मैनेजमेंट के रुख और ऑपरेशनल अपडेट्स की ओर मुड़ते हैं। पूरी अर्निंग्स कॉल के दौरान एक चीज जो मुझे बार बार उभर कर आती हुई देखी, वो थी मैनेजमेंट का आत्मविश्वास। मेक इन इंडिया और सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनकी प्रतिबद्धता एकदम साफ थी। हाँ, उनका विजन बहुत क्लियर है। उन्होंने हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की एक नई अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया है। ये सिर्फ पुर्जे जोड़ने तक सीमित नहीं है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये नई फैसिलिटी सिर्फ उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। मैनेजमेंट ने बहुत जोर देकर कहा कि वे कोई बॉक्स पुशर नहीं हैं। बॉक्स पुशर मतलब जो बस बाहर से सामान लाकर बेचते हैं? हाँ, जो विदेशों से बने बनाए सर्वर लाते हैं, अपना लोगो लगाते हैं और बेच देते हैं। नेटवेब इस नई फैसिलिटी में जो कर रहा है, वो इंजीनियरिंग के स्तर पर बहुत ज्यादा जटिल है। कैसे? जैसे जैसे एआई सिस्टम्स में ज्यादा जीपीयू लगाए जाते हैं, वे भयंकर गर्मी पैदा करते हैं। एक सामान्य डेटा सेंटर रैक 5 से 10 किलोवाट बिजली की खपत करता है, लेकिन हाई डेंसिटी एआई रैक 100 से 150 किलोवाट तक की खपत करते हैं। बाप रे! और इतनी ज्यादा बिजली का मतलब है अत्यधिक गर्मी। इसे सामान्य पंखों या एसी से ठंडा करना तो भौतिक विज्ञान के हिसाब से असंभव ही होगा। एकदम असंभव। हवा ऐसे सर्वर को पिघलने से नहीं रोक सकती। इसके लिए लिक्विड कूलिंग की आवश्यकता होती है। पानी या अन्य विशेष तरल पदार्थों की गर्मी सोखने की क्षमता हवा से कई गुना अधिक होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और पानी का मेल, मेरा मतलब है, ये तो बहुत खतरनाक होता है ना? यही तो असली इंजीनियरिंग है। मदरबोर्ड और चिप्स के बीच से माइक्रो लेवल पर कूलेंट की पाइपलाइन गुजारना, और वो भी बिना किसी रिसाव के, ये एक अत्यधिक उन्नत तकनीक है। ये नई फैसिलिटी
विशेष रूप से इन्हीं 150 किलोवाट प्रति रैक वाले लिक्विड कूल्ड सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए बनाई गई है। वाओ, ये क्षमता तो सच में भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए स्तर पर ले जाती है। लेकिन इस पूरी सकारात्मक तस्वीर के बीच एनालिस्ट्स ने प्रमोटर्स द्वारा 4% हिस्सेदारी बेचे जाने को लेकर भी एक अहम सवाल उठाया था। हाँ, स्टेक सेल की बात। जी, जब कंपनी का भविष्य इतना उज्जवल है, नई तकनीकों पर काम हो रहा है, तो प्रमोटर्स अपना हिस्सा क्यों बेच रहे हैं? बाजार में इसे अक्सर एक नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। ये एक बहुत ही जायज चिंता थी जिसका मैनेजमेंट ने बेहद पारदर्शी जवाब दिया। देखिए, शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक को सुचारू रूप से ट्रेड होने के लिए एक न्यूनतम तरलता या लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। लिक्विडिटी मतलब बाजार में खरीदने बेचने के लिए शेयर्स की उपलब्धता। बिल्कुल। अगर स्टॉक का फ्री फ्लोट बहुत कम हो तो बड़े संस्थागत निवेशक उस स्टॉक में पैसा नहीं लगा पाते, क्योंकि उनके खरीदने या बेचने भर से स्टॉक की कीमत में बेतहाशा उतार चढ़ाव आ सकता है। बिल्कुल नहीं, वो स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका था ताकि नए निवेशकों के लिए बाजार में शेयर्स उपलब्ध हो सकें। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैनेजमेंट ने कॉल पर स्पष्ट कहा कि अगले 12 महीनों तक प्रमोटर्स की तरफ से कोई और हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी। ये स्पष्टता निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे निर्णायक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भविष्य का आउटलुक और गाइडेंस। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ और बहुत बड़ा है। FY 27 के पहले ही दिन कंपनी के पास 2100 करोड़ रुपए की पक्की ऑर्डर बुक मौजूद थी। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए के ऐसे ऑर्डर्स थे जहां कंपनी L1 यानी सबसे कम बोली लगाने वाली के रूप में चुनी गई है। कुल मिलाकर 2400 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स। हाँ, और इसकी तुलना अगर पिछले पूरे साल की कमाई से की जाए जो कि 2183 करोड़ थी, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी का भविष्य कितना सुरक्षित है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। पाइपलाइन में 4400 करोड़ रुपए के संभावित ऑर्डर्स और कतार में हैं। और इतने बड़े ऑर्डर बुक का सीधा असर मैनेजमेंट की गाइडेंस पर दिखाई देता है। बेस बिजनेस के लिए अगले कुछ वर्षों तक 35 से 40% की रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है। और मार्जिन वही 13 से 14% के दायरे में रहने की उम्मीद है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। इसमें एक और गौर करने वाली बात कैपेक्स को लेकर है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इस साल कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है। सही पढ़ा आपने। FY 27 के लिए केवल 20 से 25 करोड़ रुपए का रूटीन कैपेक्स ही किया जाएगा। जो नई 15,000 वर्ग फुट की फैसिलिटी तैयार हुई है, वही इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए काफी है। ये तो दिखाता है कि इस बिजनेस मॉडल में एसेट टर्नओवर कितना कुशल है। एक बार सही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो भारी निवेश के बिना बड़े ऑर्डर्स पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो विश्लेषकों ने भी पूछा था, अगर कंपनी इतनी अत्याधुनिक लिक्विड कूल्ड AI तकनीक बना रही है, तो क्या वे इसका निर्यात नहीं कर सकते? एक्सपोर्ट का सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? मैनेजमेंट ने साफ किया कि फिलहाल घरेलू बाजार में ही इतनी असीम मांग है कि उनका पूरा फोकस केवल भारत की मांग को पूरा करने पर है। भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियां जिस गति से अपने AI डेटा सेंटर्स बना रही हैं, वो अभूतपूर्व हैं। मतलब जब घर में ही इतनी डिमांड है तो बाहर क्यों जाना? बिल्कुल। जब घरेलू बाजार में ही कंपनी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगाने का फिलहाल कोई व्यापारिक औचित्य नहीं बनता। इसलिए एक्सपोर्ट फिलहाल रेवेन्यू का लगभग 5% ही रहेगा। सही बात है। उनका मुख्य लक्ष्य फिलहाल भारत के सॉवरेन AI मिशन को सपोर्ट करना है, ताकि भारत का डेटा भारत के ही मॉडल और भारत के ही हार्डवेयर पर प्रोसेस हो सके। एकदम सही। तो अगर मैं इस पूरे सेशन को एक वाक्य में समेटना चाहूँ तो आप रेगुलरली ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हो तो लाइक ज़रूर कर देना। यही कहूँगी कि नेटवेब अब सिर्फ सर्वर बेचने वाली कंपनी से कहीं आगे बढ़कर भारत के खुद के सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुकी है, जिसके पास एक शानदार ऑर्डर बुक और मजबूत वित्तीय आधार है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं एक विचारणीय पहलू छोड़ना चाहूंगा जो आज के इन आंकड़ों से कहीं आगे की तस्वीर दिखाता है। जरूर बताइए। देखिए, आज नेटवेब पूरी तरह से भारत की भारी घरेलू मांग को पूरा करने में व्यस्त है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारत का AI इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्थिर मुकाम पर पहुंच जाएगा और नेटवेब की यह हाई डेंसिटी लिक्विड कूलिंग तकनीक पूरी दुनिया के सामने होगी, तो क्या यह कंपनी ग्लोबल हाइपर स्केलर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा या फिर उनकी सबसे कीमती साझेदार नहीं बन जाएगी?
ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। तकनीकी क्षमता और वित्तीय अनुशासन का ये मेल किस दिशा में जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।